दोस्तों, स्विफ्ट ट्रेंडिंग के आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, सुमित चौहान साहब। आप बानी हैं द न्यूज़ वीक और द शूद्र, दो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉडकास्ट नेटवर्क्स हैं, और लंबे टाइम तक आपने पत्रकारिता में अपना जीवन निकाला है। कनाडा में हमारे मेहमान हैं और इस देश में और भारत में जातिवादी सोच और जाति आधारित शोषण या डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन तफसीली बात आज सुमित चौहान साहब से होगी। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मनी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके, और जो रेडियो पे बातचीत हुई थी, मुझे लगता है समय की पाबंदी होती है जी बिल्कुल, तो हम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सुमित जी, जैसे आमतौर पे जब हम बात करते हैं भारत में, क्योंकि आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी मीडिया वाला रहा हूँ भारत में, यहाँ पे मीडिया का ही काम कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जो दो तीन स्टडीज ऐसे आ चुके हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री उसमें शामिल होता है, जिसमें उन्होंने ढूंढा, और ये हैरान करने वाली बात थी कि भारत के न्यूज़ रूम्स में मैनेजरियल पोजीशंस या जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में कोई दलित बहुजन समाज का है ही नहीं। एग्जैक्टली। ज्यादातर कोट अनकोट ऊंची जातियों के लोग ही हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, यहाँ तक कि ओबीसी लोग भी नहीं हैं जी। और दलित का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता है, आदिवासी कोई नहीं है। यानी रिपोर्टिंग में भी, फ्रीलांसिंग पोजीशंस में भी शायद आप नहीं पाएंगे आमतौर पे लोग। तो यहाँ पे बात हुई है उसके बारे में लगातार। इंडिया के मीडिया, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, कैरावैन हो गया, द वायर हो गया, इन सब इदारों में बातचीत तो होती है, लेकिन एक जो ताल्लुक क्या आप बनते हुए देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत का मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये इल्जाम उस पर लगा है 2014 के बाद, क्या कोट अनकोट ऊंची जातियों का वर्चस्व बनाने के लिए जो है सदियों से वो प्रताड़ित करते हुए आ रहे हैं लोगों को, वही मानसिकता जो है मीडिया में दिख गई, क्योंकि इतने सारे कोट अनकोट या अग्रिम जातियों के लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए उनका नेतृत्व अल्टीमेटली यही काम करता, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी कोई हुई नहीं, इसीलिए जाके सत्ता के साथ अब जाकर के बैठ गए हैं, एक हिंदुत्ववादी सत्ता के साथ। देखिए मनी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसकी अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में देखें जाके, इफ यू लुक एट हिस्ट्री दैट हाउ इंडियन मीडिया वाज वर्किंग, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हमें याद आता है। उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नाम से एक पत्रिका निकाली, पाक्षिक पत्रिका थी, 15 दिन में छपने वाली, और उसका एडवर्टीजमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका निकलती थी, केसरी, उसको उन्होंने भेजा और पैसा भी भेजा साथ में कि आप इसका विज्ञापन छाप दीजिए कि ये वंचित वर्गों की आवाज़ का एक पत्रिका निकल रही है। तो बाल गंगाधर तिलक ने वो पैसा और वो चिट्ठी लौटा दी कि हम आपका विज्ञापन नहीं छापेंगे, यू डोंट डिजर्व टू बी इन आवर इवन द एडवर्टीजमेंट। तो जो आपका पैसा लेके आपका विज्ञापन भी नहीं छापते, वो आपकी खबरें कैसे छापेंगे? तो अगर आप ये सोचें कि जो मीडिया है वो 2014 के बाद ऐसा हो गया है, पहले बहुत अच्छा था, तो ऐसा नहीं है जी। Especially when you look at the media through Dalit perspective, Dalit lens, you will see that the entire character and the history of media, Indian media, is very casteist. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं भारत के सबसे बड़े मीडिया स्कूल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ से पढ़ाई की, और वहाँ मुझे हमारे लोग नहीं मिले। जब मैंने चैनल्स में काम किया, मैंने एबीपी न्यूज़ से अपना करियर शुरू किया, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन, बड़े चैनल हैं, छोटे चैनल नहीं है, सैटेलाइट, बड़े नामी गिरामी चैनल्स हैं। मैं अकेला सिंगल दलित लड़का था जो वहाँ जर्नलिज्म कर रहा था। मुझे कभी कोई हमारा व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिला। मैं बहुत लंबे समय तक दलित किसी एंकर को नहीं जानता था। अब मैं एक को जानता हूँ जो अपनी जाति छुपा के काम करते हैं। मैं किसी एडिटर से नहीं मिला जो दलित हो, मैं किसी रिपोर्टर से नहीं मिला जो दलित हो, मैं किसी प्रोड्यूसर से नहीं मिला जो दलित हो, मैं किसी भी जर्नलिस्ट से बहुत बाद में, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग कुछ अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, बट जहाँ मैंने काम किया मैंने कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा। तो जहाँ आप हैं नहीं, वहाँ आपकी कोई बात भी नहीं करता। आप जब देखते हैं इंडियन मीडिया का पूरा तरीका कि कैसे वो काम करता है, तो मैं कई बार कहता हूँ कि जो एक डिस्क्रिमिनेटरी थ्रेड है, जिसे लोग सेक्रेड थ्रेड कहते हैं, जनेऊ, वो आपकी शर्ट के अंदर होता है। वो कब दिखता है? जब आप नंगे हो जाते हैं, जब आप उतार देते हैं, तब वो दिखता है कि ये सिर्फ एक जाति के लोग पहनते हैं, इसलिए हम उसको डिस्क्रिमिनेटरी थ्रेड कहते हैं।
तो ऐसे ही जब भारतीय मीडिया नंगा हो गया ना, तब उसका असली चरित्र बाहर आया, तब वो दिखा कि वो कर क्या रहा था। जब राम मंदिर का डिसीजन आया अयोध्या से, उस समय मैं चैनल में था, तो पूरा न्यूज़ रूम जो है वो खड़े होकर क्लैप कर रहा था। हाँ, दे वर सेलिब्रेटिंग। जब मोदी जो हैं वो चुनाव जीते, तो मैं अपने न्यूज़ रूम में एंट्री किया, और जो है क्योंकि आर्गुमेंट्स होते थे मोदी की पॉलिटिक्स पे कि भाई ये जो गुजरात दंगों में उन्होंने जो किया या जिस तरह का उनका स्टाइल पॉलिटिक्स है, उस पे सवाल उठने चाहिए। तो लोग, मेरी टीम के या बाकी लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो जब वो 2014 में जीते और जब मैंने अपना न्यूज़ रूम में एंट्री किया, तो मैं गेट से और जहाँ अंदर अपनी डेस्क तक जो गया, तो वो खड़े होकर ताली बजा रहे थे मुझे टीज करने के लिए कि देखो तुम तो इतना कुछ बोलते रहते थे, जीत गए ना। तो आप ये देखें कि भारत का जो मीडिया है वो पहले से ही उसकी मनोदशा ऐसी थी, उसके अंदर वही चीज़ बैठी हुई थी, बस उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था, उसको वो सराउंडिंग्स, वो पावर नहीं मिल रही थी, लेकिन वो था यही, कर वो यही रहा था। जब उसको लगा कि अब थोड़ा इन्वायरमेंट बेटर हो गया है, अब कोई रोक टोक नहीं है, सब स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड सारी चीज़ें हैं, तो वो खुल के बाहर आ गए। और इसीलिए आप देखेंगे कि वो मतलब कोई झुक के बात करता है, वो लोग रेंग के बात करते हैं, पूरा सरकार के सामने सरेंडर्ड है। मैं मीडिया के इतने चैनलों में काम किया, इतनी बार ऐसा हुआ कि हम खबर करना चाहते थे नोटबंदी पे, जो डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था, we were told, it was an open statement in the newsroom that any visual where somebody is suffering because of the cash crunch, उनके पास पैसे नहीं है या कुछ उनकी दिक्कत है, don't show those visuals on TV, don't write that news। तो आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी सफोकेटेड फील करते हो कि यार लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, सब इतनी बुरी स्थिति है, लेकिन आप करने नहीं दे रहा आपको। तो वो उनका कैरेक्टर था, और साथ में फिर उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बड़ा एडवर्टाइजर है न्यूज़ रूम्स को। आप उनके अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को, रेडियो को देखेंगे तो सैकड़ों करोड़ का जो है वो विज्ञापन दिया जाता है। कहते हैं एड रेवेन्यू 80% लगभग सरकारी एड से ही आता है। सरकारी एड से आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट, मतलब कॉर्पोरेट से बड़ा एडवर्टाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई है अभी इनको। और फिर उसके अलावा भी बहुत तरह के फायदे होंगे। अब सुधीर चौधरी मेरे बॉस रहे हैं जी न्यूज़ में, मेरे सीनियर मैनेजर थे। अब उनको डीडी न्यूज़ में वो उनके बारे में खबर है कि उनको करीब 15 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो ऐसा किस तरह की पत्रकारिता उनकी है? 2000 के नोट में चिप ढूंढना, ये तो उनकी पत्रकारिता है। करप्शन केस में जेल जाना, वो बाद में सेटल हो गया, वो फ्री हो गया। उनका तो नाम तिहाड़ी पड़ गया, मीडिया वाले उनको तिहाड़ी चौधरी बोलते हैं। वही बोलते हैं। तो उनकी किस तरह की पत्रकारिता थी? वो हमेशा बदनामी वाली पत्रकारिता करते रहे, लेकिन किस चीज़ का इनाम मिला उनको? वो उनको चरण वंदना का ही उनको अवार्ड मिला। और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको मन माफिक जो हैं चीज़ें मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पॉन्सर ट्रिप्स मिलती हैं, बड़े बड़े घर बंगले गाड़ियाँ बना ली हैं जर्नलिस्ट ने। तो जैसे आम बोलचाल में आजकल जो अल्टरनेटिव वॉइसेस हैं, वो गैंग्स ऑफ नोएडा बोलती है। तो लश्कर नोएडा, एक लश्कर नोएडा। तो वो उधर मर्सिडीज में चलते हैं, BMW में चलते हैं, तो उन्होंने उससे कमाया है। तो जो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि हमको ये पढ़ाया तो जाता है कि मीडिया चौथा खंबा है, बट वो चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड है। इट्स अ कॉर्पोरेट मीडिया, इट्स इनटू बिजनेस ऑफ न्यूज़, एंड बिजनेस का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। If you are profitable, they don't care about anything. They don't give a shit to any kind of voice to the masses कि हमको डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, we want to save the nation, we do something good for the communities and the people. They never do it. They just look after the monetary stuff. और सरकार को वो लोग नाराज नहीं करना चाहते। अच्छा, मीडिया में भागीदारी के बहुत सारे जो मालिकाना हक वाले लोग हैं, वो सरकार के पार्टी के लोग हैं। चाहे वो सुभाष चंद्र, वो तो सांसद राज्यसभा के बीजेपी के समर्थन से बने। जो ये रिपब्लिक टीवी है, उसमें वो चंद्रशेखर जो है, वो तो बीजेपी का सांसद है जो उसमें पैसा लगाया है, अर्नब गोस्वामी के। तो बहुत सारे मीडिया के आउटलेट्स को भी ये ऑन करते हैं, या इनकी पार्टनरशिप है, या किसी और रूट से पैसा लगाया हुआ है, और पूरा डायरेक्ट करते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो अर्नब गोस्वामी की चैट वायरल हुई थी व्हाट्सएप की, किसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मल्टीपल एंगल हैं, जिसमें आपका सवाल है कि हिंदुत्व वाला फैक्टर जो है, वो तो इनके कोर में था, वो इनकी जहनियत का हिस्सा था,
क्योंकि पूरी इन्होंने एक तरीके का समर्थन दिया, खुला समर्थन दिया। हाँ। अभी भारत में जिस तरह की नफरत दलित समाज के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, सिखों के खिलाफ है, उसको इतना ओपन सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? हाँ। घर जाते होंगे, अपने बच्चों को देखते होंगे, माँ बाप को देखते होंगे, बैठ के कभी तो ख्याल आता होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अब रूबिका लियाकत कभी घर जाके तो सोचती होंगी ना, बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है, कल को इसको कोई मॉब लिंचिंग ना कर दे। आप किस तरह का देश बनाना चाह रहे हो, किस तरह की स्थिति बनाना चाहते हो? तो इनमें वो फैक्टर पहले से मौजूद था, क्योंकि दिमाग वही भरा हुआ था, मौका नहीं मिल रहा था इनको। अब इनको खुला मौका मिल गया, तो वो जो नंगापन है वो जाहिर हो गया, और उनके हर काम में वो दिखता है आपको। इनकी रिपोर्टिंग देखिए, दंगाई रिपोर्टिंग करते हैं, इतना खराब मतलब टाइटल्स होंगे, मुसलमानों को लेके तो इतनी ज़्यादा नफरत वो लोग फैलाते हैं कि मतलब आप दंग रह जाएं देख के कि कैसा कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। इतनी दुर्गति है भारत के मीडिया की। तो जिस मीडिया को आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं उसको मनो स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा टर्म है ये। बेसिकली इट्स अ मनो स्ट्रीम मीडिया व्हिच हैज दैट कास्टिस्ट माइंड, एंड आई बिलीव दैट इंडियन मीडिया is an exclusive club of caste. And that's not the only media outlet. It's a club. It's a casteist club where membership is only allowed to the fellow caste man. If you do not belong to that caste, you're not welcome there. You cannot enter that. So I've been there in the media. I know that how I felt, how things were going there. तो वो उस क्लब के हिस्सा होने से आपको मनचाही शिफ्ट्स मिलेंगी, पर्क्स मिलेंगे, प्रमोशंस मिलेंगे, डिस्कशंस मिलेंगे, क्रेडिट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। Only if you are from that same caste. तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो जब करते हैं तो फिर उनके एक्शंस में वही सारा जो गंदगी दिमाग में भरी हुई वो झलकता है। तो यही उसका एक रिफ्लेक्शन है। ऑलरेडी वो लोग इसी तरह की मानसिकता रखते थे। तो ये मतलब होना ही था कि अगर इस तरह का माहौल बनता तो इस मीडिया का खुले तौर पर इस तंत्र के साथ जुड़ जाना, ये मतलब ये लाजमी था, ये होना ही था। दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो हुआ भारत में, जो बिना ऑक्सीजन के मर गए, जहाँ बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा, जहाँ किसी की मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है, पिता और पुत्र को साथ में पीट के मार दे रहे हैं। अभी हमारे एक लड़के को यूपी में बहुत बुरी तरह से, वाल्मीकि बंदा था, वो बहुत बुरी तरह से पीट के मारा गया। कहीं तो जहनियत में सवाल आएगा, कहीं तो आएगा कि जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हो, कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इतना पावरफुल टूल है जर्नलिज्म, आप कभी तो कुछ सही बोलोगे। अब हम जैसे अब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, बहुत मोहब्बत है, अप्रैल का महीना पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पे। अब जयंती पे हम जाते हैं, लाखों लाखों लोग जाके बाबा साहब के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हैं, उस पे खबर नहीं करते। खबर करेंगे कि इतने लोग आ गए, ट्रैफिक जाम हो गया। हाँ, ट्रैफिक जाम हो गया, बिल्कुल ये सही लोग बात यहाँ कह पे रहे हैं। कूड़ा छोड़ गए, कचरा फैला दिया, है ना, किसी के पर्स चोरी हो गए, ये उसको डीफेम करने की कोशिश करते हैं। तो वो कास्टिस्ट माइंडसेट दिखाता है। वो अपने आप को कितना ही पेंट कर लें, कितना ही वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर लें, लेकिन जो चीज़ सड़ चुकी है, जो सड़ी हुई मानसिकता है, वो तो दुर्गंध मारेगी, वो बदबू मारेगी। तो वो इनके अंदर था पूरा का पूरा। वरना इतना ओपनली जिस तरह की भाषा, मतलब आप देखिए टीवी पे बैठ के जो आज एंकर हैं, जो टीवी पे डिबेट्स करते हैं, कितनी मतलब गाली शब्द जो कि गाली हैं, उनको भी यूज करते हैं। बिल्कुल, कि वो क्लिप्स वायरल होती हैं, आप देखते हैं। दूरदर्शन जैसा चैनल जो सरकारी हमारे पैसे से चलता है, वो बैठ के सरकार का एजेंडा चला रहा है, विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं वो लोग। सरेआम जो है वो दंगाई भीड़ को उकसाते हैं, माहौल खराब करते हैं। तो अगर आपके अंदर वो गंदगी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा एक रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा तो आपके पास होगा ही ऑलरेडी। You are happy with that ideology. You love that ideology actually. Because मीडिया के जितने भी ओनर हैं, सभी एक जाति के लोग कैसे हैं, जितने भी संपादक हैं, सभी चंद जाति के लोग कैसे हैं, ये सब उधर बैठ के जो है मोहन भागवत के साथ चाय पीते हैं। सब उधर बैठ के जो है वो देश को हिंदू राज बनाने की बातें करते हैं। वरना आप देखें कि हिंदू राज तो अगर बन गया तो क्या होगा, वो
चंद डोमिनेंट कास्ट जो हैं, जो वर्चस्ववादी जातियां हैं, उनके पुरुषों का गिरोह होगा और कुछ नहीं है। वो सिर्फ चंद जाति के पुरुषों को ही बेनिफिट्स प्रिविलेज मिलने वाले हैं, बाकी तो सब गुलामी करने वाले हैं। इवन द सवर्णा विमेन्स आल्सो, इफ दे बिलीव दैट ओके यू गोना हैव अ ग्रेट प्लेस इन हिंदू राष्ट्र, नहीं, वो सीता का अगर आपको किरदार देते हैं तो फिर अग्नि परीक्षा होगी। अगर द्रौपदी का आपको किरदार मिलता है तो फिर वो आपके साथ क्या हुआ था उन कथाओं में ही, वो काल्पनिक ही कथाएं क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी क्या हुआ आपके साथ में, वो आपको फेस करना पड़ेगा। ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि चंद जातियों का जो पुराने ज़माने में जिस तरह का माहौल होता था उसको बनाया जाए और बाकी कम्युनिटीज़ को फिर से उनकी औकात दिखाई जाए। वो ये तो खुलेआम कह रहे ना, बीजेपी के लोगों ने तो सरेआम कहा कि हम संविधान को खत्म करेंगे, ये तो बेकार डॉक्यूमेंट है। आरएसएस के लोग हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि जो है हम जन्म से श्रेष्ठ हैं। तो वो जो जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठता है, आप ऊंचे तभी रहेंगे ना जब मैं नीचा रहूंगा। अगर मैं आपके बराबर हो गया तो ना आप ऊंचे ना मैं नीचा, फिर तो हम समान हो गए। तो वो उस सोशल ऑर्डर को, वो जो मनुस्मृति का जो चतुर्वर्णा सिस्टम है, उसको वो लागू करना चाहते हैं और मीडिया उसमें अपनी 100% भूमिका निभा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिप्रेजेंटेशन की बात करता, डाइवर्सिटी की बात करता, वो कास्ट सेंसिटाइजेशन करता। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे, कहीं मीडिया में हमारे लोग नहीं है। वो इतना कास्टिस्ट है कि जो कोई व्यक्ति, दलित व्यक्ति चला भी जाता है वहाँ पे, उसका जीना आराम कर देता है। बहुत मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे थे मीडिया में काम करते हुए कि कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने भाई कास्टिज्म झेला इसलिए मैंने मीडिया छोड़ दिया। वो तो एक रीज़न था ही पर्सनली, लेकिन प्रोफेशनली भी हमको जर्नलिस्ट के तौर पे काम नहीं करने देते थे। जैसा मैंने आपको बताया, डीमोनेटाइजेशन पे नहीं अलाउ था हमारे को। कोई भी ऐसी स्टोरी जो हम सरकार के लिए करते, जो सवाल उठाती, हमको डांट के चुप करा दिया जाता। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन भी थी। और उस पूरे माहौल में जब आप रहते हैं, उन्हीं लोगों से आपने बात करनी है, उन्हीं लोगों के साथ आपकी रोज़ की स्टोरी डिस्कशंस हो रहा है, तो वो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एक स्टोरी थी गुजरात में, ऊना एक जगह है, ऊना में जो दलितों को जो पीटा गया दलित था, कांड हुआ, और उसमें हमारे कुछ बच्चों को नंगा करके परेड कराया गया, उनको बहुत ब्रूटैलिटी के गाड़ी साथ से बांध के पीटा गया उनको, उनके वो वीडियोस गाय की निकाले चमड़ी छील रहे थे गोवध का आरोप लगा के। तो वो वीडियो हमारे न्यूज़ रूम में आया, उस समय मैं एबीपी न्यूज़ में था। तो मैंने उस स्टोरी को, मेरे पास एक 24 घंटे 24 रिपोर्टर नाम का शो था वहाँ पे, तो मैं उसको करना चाहता था अपने बुलेटिन के लिए। तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, शाम में 5 बजे का शो है, ये हाथ में कोई कॉफ़ी का मग लेके इसको देखेगा, तो बड़े अनकंफर्टेबल विजुअल है, दिस इज़ नॉट द गुड, तो इसको मत करो। तो मैं ऐसे थोड़ा परेशान हुआ, मैं बैठ के अपना ऐसे कैंटीन में चाय पी रहा था कि यार कितनी ब्रुटैलिटी के साथ आप अपने फेलो सिटीजन्स के साथ बिहेव कर रहे हो, कि ये तो इम्पोर्टेंट स्टोरी है। उन्होंने मना कर दिया। अब मेरे एक सीनियर थे वहाँ, वो मुझे देख के कि ये परेशान है, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो तुम? तो मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे ये स्टोरी थी, करने चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आई एम श्योर दैट ही वाज अवेयर अबाउट माई कास्ट, बिकॉज वो बहुत तरह से पूछते हैं कौन जात हो, पूरा नाम बताओ, उसको पक्का पता था मेरी कास्ट क्या है। वो मेरे को कहता है कि दलितों को और कुत्तों को घी हजम नहीं होता, उनको लात मार के रखनी चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। बताइए। विनश्री नेमा उसका नाम था। ये संपादक बोल रहा है आपका? नहीं, मेरा सीनियर था। संपादक ने तो मेरी स्टोरी रिजेक्ट कर दी थी, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये मेरा सीनियर था, विनश्री नेमा उसका नाम था। तो वो बंदा जो मेरे से 10-5 साल सीनियर है, वहाँ बैठ के ये बात कह रहा है मेरे को। अब आप सोचो, वो दलित वंचित समाज के लोगों की खबर बनाता होगा तो उसका दिमाग क्या कहता होगा। वो जब हमारे बारे में कोई, हमारे रिजर्वेशन पे कोई मसला आता होगा, या हमारी रिप्रेजेंटेशन को लेके कोई मसला आता होगा, या इंस्टीट्यूशनल जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे बच्चों के साथ होता है यूनिवर्सिटीज़ में, वो कोई बात आती होगी, तो क्या वो एक पत्रकार के तौर पे निष्पक्षता के साथ में, सेंसिटिविटी के साथ में कोई काम कर पाएगा? और ऐसे बहुत उदाहरण थे, बहुत बार मैंने ऐसा फेस किया। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आप उसके चरित्र को समझ पाएं कि इंडियन मीडिया किस तरह से घोर जातिवादी है। घोर जातिवादी होने के साथ साथ वो मनुवादी है, और वो हिंदू राज का पोषक है, वो उसको खाद पानी देता है। इसलिए आप देखेंगे इतनी नफरत हमारे देश में बढ़ रही है, और जितनी बुरी चीज़ें हो रही हैं वो उसका जिम्मेदार मीडिया है जी। वो, क्योंकि अगर मीडिया चाहे तो वो सरकार से सवाल पूछे, भाई सरकार, हमने सरकार को वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन सरकार बन गई तो वो हमारे देश की सरकार है।
हमारे संविधान के तहत वो सरकार बनी है तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन वो गलत काम कर रही है तो क्या आपको सवाल नहीं करना चाहिए? सरकार से सवाल करने के बजाय जो सवाल कर रहा है उसको परेशान करने का काम मीडिया करती है। आप अगर सरकार से सवाल करेंगे तो आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है। भाई, सरकार का अच्छा काम गिनाने के लिए तो उनके पास में एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, उनके पास में ऑल इंडिया रेडियो है, उनके पास में दूरदर्शन है, उनके पास में उनका प्रचार तंत्र है। तो पीआईबी है, वो करेगा ना। आप तो सवाल कीजिए, आप तो पूछिए कि क्यों 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि हम विश्व गुरु बन गए, 80 करोड़ लोग आपके 5 किलो राशन पे निर्भर हैं। किस चीज़ के विश्व गुरु हो गए? कोरोना में हजारों लाखों लोगों के मरने के बाद शरीर नहीं मिले, उनको गंगा में बहा दिया, दफना दिया। क्या आपने सवाल नहीं करना चाहिए था कि क्यों आपने कोई तैयारी नहीं की? अभी आप देखेंगे वॉर सिचुएशन में अभी फिर से लोग पलायन कर रहे हैं। क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए थी? आप विश्व गुरु, कैसा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? चंद जातियों के पुरुषों का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? बाकी सब सफरिंग, बाकी सब लोग सफ़र करेंगे, उसके परेशान होंगे और आप सिर्फ मज़े करेंगे। तो ये बहुत ही मतलब एक विडंबना है हमारे देश की। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं विश्व गुरु नहीं है, गुरु घंटाल बन गए हैं। तो ये वो बात वो कहते हैं। हालांकि बहुत मजाकिया अंदाज में उन्होंने बोला है, लेकिन बात, बुनियादी बात तो बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। इसमें जैसे आपने जिक्र किया ऊना में जो दलितों पर हमला हुआ, उसके बाद फिर जो है कार्कस उठाना बंद कर दिया था, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के बाहर जाकर के जो है डंप कर दिया था। उसमें इतना आक्रोश फैला कि नरेंद्र मोदी को पहली बार गौ रक्षकों के खिलाफ टिप्पणी देनी पड़ गई थी। आपको याद होगा, जाकर के बोले कहा कि गौ रक्षक जो है वो गायें दलित को मारने की बजाय मुझे आके मारो। ये उनका बयान था। मुझे याद है कि किसी मेरे दलित भाई को मारने से पहले मुझे आके मारो। तो हाथरस में आप क्यों नहीं गए? जो हमारी बच्ची के साथ हुआ, उसको गैंग रेप करके उसका जीभ काट दिया कि बयान ना दे पाए, तड़प के 10-11 दिन बच्ची हमारी वहाँ रही। आप क्यों नहीं गए? हमारा बच्चा दर्शन सोलंकी आईआईटी बॉम्बे से सुसाइड कर लिया डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। आप क्यों नहीं गए? हमारा बच्चा रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, आपकी स्मृति ईरानी उसमें इन्वॉल्व थी। आपने क्यों उसका विरोध नहीं किया? क्यों उसको एचआरडी मिनिस्ट्री के पद से नहीं हटाया? हमारे आज जो लोग हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, वो सिविज में ही मर जा रहे हैं। आप तो कहते हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग है ही नहीं, लेकिन रोज़ आंकड़े आते हैं, रोज़ तस्वीरें बाहर आती हैं। आप उनके साथ में जाके कभी काम किया? तो मोदी जो हैं वो समझते हैं कि मैं जो बोलूँगा तो लोग उस पर यकीन कर लेंगे क्योंकि लोगों में बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं है। हम भी देखते हैं, हम भी आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं। मोदी ने तो हमारे दलित वर्कर्स के पैर धोए, दिखाने को बहुत वो बड़े बड़े काम है कि अरे दलितों के पैर धो दिए मैंने। भाई, दलितों को सैनिटेशंस के लिए आप जो हैं ग्लव्स दे दो, मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद कर दो। आप उनको जब वो उतरे गटर में तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनके पास हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, मास्क हो, सूट हो, वो तो आप देना नहीं। मोदी कहता है अपनी किताब कर्मयोगी में कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथ से किसी का मैला उठाता है तो उसे किसी तीर्थ पर जाने जैसा अनुभव होता है। बताइए, मैं आपका मल उठाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कोई तीर्थ कर लिया। ये किस तरह की मानसिकता है? ये दूषित, कलंकित मानसिकता है। आप मतलब इतना घटिया कोई कैसे सोच सकता है? हम अपने बच्चे को भी क्लीन करते हैं तो कई बार बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारा अपना पैदा किया हुआ बच्चा है, बदबू आ रही है। किस आप मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं औरों का मैला सिर पे ढूंढूं और मैं महसूस करूं कि मुझे तीर्थ पर जाने का मुझे पुण्य मिल गया? तो फिर वो सारे पुण्य हम ही क्यों लें? Why you don't come and do the same thing? थोड़ा सा पुण्य आप भी कमा लो। आपने तो पाप भी करे हैं बहुत सारे, आपके नाम तो बहुत पाप है, तो क्यों नहीं आप आके हमारा उठा लेते और वो अपना पुण्य का भागीदार बने? तो ये जो लोग हैं, काम करना नहीं, लोगों के खिलाफ सारे डिसीजन लेने हैं। हमारा रिजर्वेशन पूरा निष्प्रभावी बना दिया। हमारे लोग जाते हैं, नोट फाउंड सूटेबल करके उसको हटा दिया जाता है। सरकारी नौकरियों में लाखों पद, आरक्षित पद सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में खाली पड़े, स्टेट की तो छोड़ ही दीजिए। मोदी क्यों नहीं भरते उनको? उनके बारे में आके कभी बात क्यों नहीं करते? हमारा जो फंड है मैनुअल स्क्वेंजिंग के रिहेबिलिटेशंस के लिए, भारत की सरकार के इस साल के बजट में आपको पता है कितना पैसा था? कि जो लोग, सरकार का डेटा है, सरकार ने तो पहले मना कर दिया था कि मैनुअल स्क्वेंजिंग होती नहीं। बाद में हमारे लोगों ने रिसर्च करके डेटा दिया कि फिर उन्होंने माना कि हाँ, करीब 55,000 लोग अभी भी मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में लगे हुए हैं। अब वो काम छोड़ें
और उनको कोई स्किलफुल काम सिखाया जाए ताकि वो उस काम को छोड़ के अपना आजीविका कमा सके, रोटी कमा सके। उसके लिए सरकार ने 55,000 मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए 1 लाख रुपया दिया है भारत सरकार के बजट में। 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपए में आप सोचिए 55,000 मैनुअल स्क्वेंजर्स का काम छुड़ा के, उन्हें ट्रेनिंग दे के, उन्हें स्किल्स दे के आप ट्रेन करके अपना जो है उनको मेन स्ट्रीम में ले आएंगे। तो ये उनका असली चरित्र है कि आप वही काम करते रहो जो आपको करना है। यही तो है हिंदू राज। हिंदू राज क्या है भाई? हिंदू राज में ऐसा तो है नहीं कि चलो आपको खत्म कर देंगे और फिर वो एथनिक क्लिंजिंग करके ही सारा काम हो जाएगा। नहीं, वो भी आप कर ही रहे हो सदियों से। आप क्या चाह रहे हो कि जो काम जिस आदमी का दिया गया है जात में, जाति व्यवस्था में, आप वही करो। हम जो है मजे करेंगे, हमारा कंट्रोल होगा विद्या पे, पढ़ाई लिखाई पे, काम काज पे, सब पे, तुम हमारी सेवा करो। यही उनकी मानसिकता है जो बार बार उनकी बातों में झलकती है। क्योंकि अगर वो चाहते कि हम अच्छा काम करते, हम अपना मुख्य धारा में हमारे लोग शामिल आते, तो हमारे लोगों को बजट देते, एजुकेशन में एम्पावर करते, स्कॉलरशिप्स देते हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे जो ओवरसीज़ की स्कॉलरशिप्स देते हैं, सबने बच्चों ने, इसी साल की बात है, एडमिशन ले लिया, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, वाइवा क्रैक कर लिया, जाके एडमिशन सिक्योर कर लिया, स्कॉलरशिप भी पा ली, लेकिन अवार्ड लेटर ही नहीं दिया उन्होंने। बच्चों का एडमिशन लटक गया, वीज़ा लटक गया, जा नहीं पा रहे। हमने, हमारे साथी हैं सुशांत, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया, करीब 55 करोड़ रुपया रिलीज़ कराया हम लोगों ने। तो आप क्यों नहीं दे रहे थे? किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? तो आपकी मंशा ही नहीं है कि हमारे लोग जो हैं वो तरक्की करें और कुछ बेहतर काम करें। तो वो जात व्यवस्था यही है कि भाई तेरे को ये मैला उठा के तीर्थ का अनुभव करना है, तेरे को जो है चमड़ी छील के तीर्थ का अनुभव करना है, तेरे को जो है महिलाओं को देवदासी बना के तीर्थ का अनुभव करना है कि वो आपके सेक्स स्लेव्स बन जाएं। और आप क्या करोगे? आप वो सबसे बड़े उसके कारोबारी तीर्थ के बन जाओगे बैठ के। ये इनका मकसद है। तो इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, जिन्होंने कहा था कि हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, वो बोले हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म लोकतंत्र, समानता और बंधुता के साथ मेल नहीं खाता। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। तो हम तो उनकी बात मानते हैं और हमने झेला है, अभी भी झेल रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो हंडी लटका के चलने वाले लोग थे। आपने तो हमारे रास्तों पे बैन था, हंडी लटका के चलते थे। तो आप हमें नहीं समझा सकते कि आप हमारा फ़ायदा करेंगे। नहीं, आप नहीं, कुछ नहीं हमारा फ़ायदा करना। कि अगर ये फिलॉसफी अगर आप मानते हैं तो आप हमारा फ़ायदा कर ही नहीं सकते। भारत एक संप्रभु सेकुलर राष्ट्र है, हमारे पास अपना संविधान है, इतना शानदार डॉक्यूमेंट है। दुनिया के जितने मुल्क बने थे सब गिर गए, इधर उधर हो गए, जिन्होंने संविधान उस ज़माने में लिखा। आज भी 70, 75, 80 साल बाद हमारा संविधान टिका हुआ है, देश एक है। तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती थी। तो आप संविधान के ज़रिए जो हमारे अधिकार है उस पे काम कीजिए। हिंदू राज बनाना होता तो उसी समय हमारे राष्ट्र निर्माता बना लेते ना जी। वो हर कोई खिलाफ ही थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल से जो लोग निकल के आए, तो वो तो बना लेते अगर वो चाहते। जब पाकिस्तान अलग बन गया, बांग्लादेश अलग बन गया, तो अगर हिंदुओं का ही राज बनाना था तो भाई हिंदू राज उसी समय बन जाना था। अब जब हमने एक सेक्युलर देश को चुना है, आप उसकी बुनियाद को देखिए, आप हमारी जो मूल भावना है उसको देखिए। आज आके आप देशद्रोही बातें कर रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई आप देशद्रोही हैं। अगर आप उस जमीन से प्यार करते हैं, अगर आपको भारत भूमि से प्यार है, तो आप भारत को प्रोग्रेसिव बनाना चाहेंगे, आप उसको एक सेक्युलर साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला देश बनाना चाहेंगे, ना कि आप उसको अंधकार में, पाखंड में धकेल देंगे कि कैंसर हो गया गौमूत्र पी लो, कोरोना हो गया तो भाभी जी पापड़ खा लीजिए, गोबर अपने आप सोचिए कि इस तरह की मानसिकता कि गणेश जी जो हैं वो दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी थी। वो प्रधानमंत्री ने खुद बोला था ये, और वो साइंस कांग्रेस में बोला था। बॉम्बे में साइंस कांग्रेस थी, उधर जाके बोला। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट वहाँ पे माथा पटक रहे थे कि ये बोल क्या रहे हैं। कोई एक तो बीजेपी का बोला था कि सीता जी जो है वो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। तो हम, जैसा हम रेडियो में बात कर रहे थे कि आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है बट बता नहीं रहे। जब आपके पास इतिहास में वो टेक्नोलॉजी है तो भाई हमारे देश का भला क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो आप नहीं करना चाहते हैं। पहले जब कोई आविष्कार हो जाएगा, कोई यूएस में कोई आविष्कार हो गया, यूरोप में कोई आविष्कार हो गया, तो बोलेंगे हमारे तो वेदों में पहले से लिखा हुआ था। प्रोफेसर कोचर ने लिखा था
कि कोई ऐसी बात बताइए जो चीज वेदों में लिखी हो लेकिन दुनिया को अभी पता नहीं, खास तौर पे मगरिबी दुनिया को, फिर तो कोई फायदा हो कि पहले आपको मालूम है फिर आप बताएंगे। That's true भाई। आपके पास अगर नॉलेज है तो नॉलेज तो लोगों का भला करती है। यहाँ उल्टी बात है कि मेरे पास नॉलेज है, मैंने उसको एक्युमुलेट कर लेना है और किसी के साथ शेयर ही नहीं करना। तो दलित समाज की जो दास्ता की जो सबसे बड़ी वजह थी, जैसे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, इतने सारे अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो ये सारी अविद्या जो थी उसके कारण ही तो हमारी गुलामी हुई ना। अगर हम भी शिक्षित होते, अगर हमने भी जो है रूसो को पढ़ा होता, टॉल्स्टॉय को पढ़ा होता, थॉमस पेन को पढ़ा होता, तो हमें भी इंसान के बुनियादी अधिकारों के पता चले, है ना। अब ज्योतिबा फुले ने जब पढ़ा तो लिख दिया बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पढ़ा तो लिख दिया, है ना। सदगुरु रविदास महाराज में जब वो विचार था तो उन्होंने लिख दिया कि हम सब बराबर हैं, सब एक हैं, आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। वो उन जिन धार्मिक ग्रंथों को आप अपनी सबसे बड़ी श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। जाके विप्र करो दंडोती, वाकी रविदास करो खंडोती। तो ये जो विचार थे, जो मानवता के विचार थे, जो तथागत बुद्ध से, गुरु रविदास से, कबीर साहब से, गुरु नानक से, सब जो हमारी पूरी परंपरा रही है एंटी कास्ट मूवमेंट की, वो लोग तो दुनिया को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। आप ही कह रहे हो कि मेरे को ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां बस हमारे पास ही कुछ होगा। तो मतलब ये हैरानी की बात है कि अगर आप हमारे देश से प्यार करते हैं तो आप देश को तरक्की पे ले जाएंगे। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो मेरे दादा उस समय मोची का काम करते थे, जूती चमड़ा छील के जूता बनाते थे। अब उस समय क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ मिला नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन तब एप्लीकेबल है जब आप एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी आए, मेरे पिताजी किसी तरह 8वीं पास की तो उन्हें चपरासी की नौकरी मिली। आई एम सन ऑफ ए चपरासी। बाद में मेरे पिता की डेथ हो गई तो वो डिपेंडेंट की नौकरी मेरी माँ को मिली, तो मेरी माँ ने भी चपरासी का ही काम किया। तो एक चपरासी की नौकरी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जो रिजर्वेशन का अधिकार हमको मिला, उस रिजर्वेशन ने हमारे एक मोची के बच्चे को चपरासी बनाया। उस चपरासी का बेटा आज कनाडा में बैठा है ना, आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। अभी फ्लाइट से मैं आया तो सरकार को टैक्स गया, है ना। इधर कनाडा में आके कुछ खर्चा किया, यूएस अभी मुझे जाना है, वहाँ जाके कुछ खर्चा करूँगा। तो आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसके नागरिक मजबूत हों, हेल्दी हों, इंटेलेक्चुअल हों, टैक्स पेयर हों, या वो बेचारे अनपढ़, बेचारे कमज़ोर, कुपोषित, बीमार और बोझ हों हमारे देश पे? आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? देश हमारा तरक्की तब करेगा ना जब आप समाज को मजबूत करेंगे। तो हमें मजबूत अगर बनाना है समाज को तो सारे वर्गों को एम्पावर करना पड़ेगा। आपने बोला कि हम ही आविष्कार करेंगे, आपने तो कोई आविष्कार नहीं किया। आप भारत में आप देखेंगे तो सब तो उनके पास शक्तियाँ थी, उनके देवी देवताओं के पास सारी शक्तियाँ थी, सारी विद्या उनके पास में थी। हम बहुत अदब के साथ कहते हैं कि देवी लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे पास में। देवी सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनपढ़ता और जहालत हमारे देश में, और वो हमें नहीं पढ़ा रही। हम तो ये भी कहते हैं कि माता सरस्वती आप तो ज्ञान की देवी हैं, लेकिन आप हमें नहीं पढ़ाती। गुरुकुल में हमारे बच्चे अलाउड नहीं थे, वी वर नॉट अलाउड टू एंटर गुरुकुल, सर्टेन कास्ट वर अलाउड ओनली ना। तो देवी लक्ष्मी हमको पैसा नहीं देती थी। कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी और जाकर के परशुराम के पास गए और ब्राह्मण बोल के खुद का परिचय देना पड़ा। उसके बाद भी जो है बदला लिया गया। Even in the mythological characters, है ना, we call it mythology, it's a mythology character, and उसमें भी आपने इवन अपनी कहानियों में भी हमारे को असुर बना के, हमारे को राक्षस बना के, कैसा हमारा जब पता चला कि नहीं ब्राह्मण नहीं है, उसने बोला कि मैं सूत का बेटा हूँ, बोले कि नहीं तुम तो क्षत्रिय हो, तुमने झूठ बोल के विद्या ली तो ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, तुम सब भूल जाओगे, तो श्राप दिया। यानी जब परिचय पता चला तो श्राप ही दिया। ये सब गप थी। आपके पास श्राप देने की शक्ति थी। क्यों हम राफेल जेट खरीद रहे हैं? आप पाकिस्तान से अभी हमारा जब पीछे झगड़ा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, देखिए कैसा मतलब इमोशनल कैसे फूल बनाया जाता है लोगों को।
आपने उधर जाके इतने बम गिराए, हमारे 4-5 जेट भी गिर गए उसमें, कितना नुकसान हुआ, इतना पैसा लगता है उसमें। आप उधर जाके बॉर्डर पे श्राप दे के भस्म क्यों नहीं कर देते? यू हैव दैट पावर, यू नो। मैं तेरे को चूहा बना देना है, बिल्ली बना देना है, वो इतने लोगों को हमारे डरा के रखा आपने। आप जाके बॉर्डर पे जाइए। चाइना जो है वो डोकलाम में हमारे लोगों को शहीद कर दिया, अक्साई चिन पूरा कब्जा करके बैठा है, अरुणाचल में घुस रहा है, अपने गांव बना दिए। आप जाके एक बार श्राप तो दे दो कि मैं श्राप देता हूँ जो चीन है, चीन का ये प्रधानमंत्री है, ये कुत्ता बन जाना है। तो बना क्यों नहीं देते? रैशनल। हाँ, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट आस्क ए सिंपल क्वेश्चन। इफ यू हैव दैट पावर, तुम्हारे पास ग्रहों को इधर से बैठ के उधर करने की ताकत है। इसरो का भी हमने ये शुभांशु शुक्ला उसका नाम है शायद, हमारे स्पेस भी गए थे नासा के साथ में, एयरफोर्स के अपने कैप्टन थे, उनको भेजा। करीब 500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उनको पे किया। बेसिकली इट्स लाइक ए टैक्सी, यू बुक द सीट, है ना। उसमें भारत का तो कुछ आपने नहीं किया, वो रॉकेट जा रहा था नासा वालों का, उसमें आपने एक सीट बुक किया, 500 करोड़ रुपया दिया, उधर से जाके भेजा, वो अपने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। वी स्टिल रिस्पेक्ट दैट कि इट्स लर्निंग, इट माइट हेल्पफुल। लेकिन राकेश शर्मा भी गए थे, और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब हाँ, मतलब आपने टेक्नोलॉजिकली कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं किया, आप उसमें बैठ के गए, अब वो आ गया, आप जिंदगी भर वो कहानियां सुनाइए। वी डू रिस्पेक्ट दैट। कुछ भी एडवांसमेंट का काम हो रहा है भाई, कुछ तो सीख के आए होंगे आप। हमारे देश की इसरो इतनी रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिजर्वेशन वाले हैं। वो जो पीछे जो जिन्होंने चंद्रयान भेजा था वो तो ओबीसी थे, हमारे ही समाज के आदमी थे। तो वहाँ आपको इतना पैसा लगाने की ज़रूरत क्यों है? आप इधर बैठ के बताइए ना कि मंगल ग्रह पे क्या है। मैं यहाँ बैठ के ग्रो की अगर चाल बता दूँ और मैं इधर से ही चेंज कर दूँ, तो फिर हमें इतना पैसा लगाने की ज़रूरत क्या है? आपके पास पुष्पक विमान है वो बिना तेल के उड़ता है। अभी हम इतना ज़्यादा उधर 100 रुपये से भी ज़्यादा लीटर तेल हो गया, फ्लाइट्स के रेट बढ़ गए, इतने महंगे हो गए, लोगों को गैस नहीं मिल रही, इतनी मुश्किल हो रही है। अरे आप उसको लाइए ना भाई, टेक्नोलॉजी को। कब काम आएगा वो? कब काम आएगा? जब आपके पास वो रखा हुआ है कहीं, मतलब आपने गराज में उसको बंद करके रखा हुआ है पुष्पक विमान को, पता नहीं कहाँ तहखाने में रखा है। आप ला क्यों नहीं रहे हैं? हम इतना पैसा न्यूक्लियर पे लगा रहे हैं, न्यूक्लियर बम बनाए, आप वो ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं ला रहे? सिंपल सवाल है। मैं तो बहुत अदब के साथ पूछ रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ पूछ रहा हूँ। इफ यू हैव दैट टेक्नोलॉजी, व्हाई दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट हेल्पफुल टू द कम्युनिटी एंड द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया? उसमें एक उनका एक्सप्लेनेशन है, वो आजकल बोलते हैं कि अंग्रेज चुरा के लेके गए, उससे पहले बोल रहे थे कि हून्स जो आए थे, हून्स लेके पीछे मुसलमान ने भी लूट कोई किसी को तो मैं सुन रहा था, कोई तो एक बाबा बोल रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है अस्त्रालय है। ये महाभारत में जाके इन्होंने अपने सारे अस्त्र उधर रख दिए थे, तो वो अस्त्रालय हो गया। ये जो डबल श्रीशी है रविशंकर, उनका है, उन्होंने बोला। तो मैं मतलब कभी कभी हंसता हूँ कि आप मतलब या तो खुद को मूर्ख समझते हैं या हमारे समाज को, हमारे देश को मूर्ख समझते हैं। आज दुनिया कहाँ चलेगी? अभी देखिए आर्टेमिस चक्कर काट के आया है चंद्रमा के, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, कहाँ कहाँ पहुँच गए। चाइना सोलर अपना बना रहा है, सिस्टम बना रहा है, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया। हमारे देश में विकास क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ कि आपने बाकी जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया। आप सोचिए कि जो व्यक्ति चमड़ा, मतलब सोचिए मरे हुए जानवर को उसकी चमड़ी उतारी जा सकती है, उसको सुखाया जा सकता है, उस पर कुछ ट्रीटमेंट करके उसको लॉन्ग लास्टिक बनाया जा सकता है, उससे ढोलक बन सकती है, साउंड निकल सकता है, उससे जूता बन सकता है। ये आविष्कार नहीं है क्या? ये ऐसी बिना नॉलेज के ही प्रोडक्शन, बिना नॉलेज प्रोडक्शन के ही आगे हैं। वो उसको आपने कभी वैल्यू नहीं किया। वरना आज देखिए दुनिया के इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं शूज़ के, लाखों लाखों रुपए के शूज़ आते हैं। आपने भारत में जो असली काम करने वाले लोग थे उनको तो कभी वैल्यू नहीं किया। आपने बल्कि गालियां बना दी, गाली बना चपरासी एक गाली है, गाली बना दिया। तो ये कभी रिस्पेक्ट नहीं करना मेरिट को, एजुकेशन को कभी रिस्पेक्ट नहीं करना। कि वो एक हमारे साथी ने एक कविता लिखी थी उन्मेष ने, तो बड़ा मेरे को अच्छा लगा कि उसके माथे पर त्रिपुंड का तिलक देखकर मैं ये समझ जाता हूँ कि उसके माथे पे कभी पसीना नहीं आता। तो आप खाली बैठे हैं ना, मेहनत करते ही नहीं,
नहीं तो वो पूरा ऐसे पिघल के पसीने में आपका जो इंद्रधनुष बन जाना था वो पूरा बन जाता है इधर निकल के। तो नहीं, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे, आप इतनी बड़ी बड़ी तोंद लेके बैठे हैं, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं करी ना, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो आदमी दिख रहा है। तो आपने कभी मेरिट को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके इम्पोर्टेंस को वैल्यू नहीं किया, बल्कि लेबर करने वाले लोगों को मूर्ख कहा। जो आपकी पाल की ढोरे हैं उनको आपने मूर्ख कहा, आप बैठ के ऊपर जा रहे हैं, आप महान हो गए। तो जो प्रीडेटर्स की तरह किसी और के शरीर पर, उसके श्रम पर, उसके लेबर पर जिंदा रहे, परजीवियों की तरह, उन्होंने हमारे देश का बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। इसलिए हम लोग गुलाम हुए, क्योंकि आपने बोला कुछ जाति के लोग ही लड़ेंगे, बाकी को शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार नहीं है। जब देश पे हमला होगा तो सब लड़ेंगे ना हम लोग। हम देश को बचाएंगे ना, हमारी धरती पर, हमारी महिलाओं पर, हमारी संपत्ति पर, हमारे सब बच्चों पर कितना उत्पीड़न होगा। तो हम अगर जानते हैं लड़ना तो हम लड़ेंगे। आपने बोला नहीं, वही लड़ेंगे, तो आपने हमारे देश को गुलाम बना दिया। अगर सबके पास वो शक्तियां होती, वो शस्त्र विद्या होती, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार होता, तो हम आज शायद और बेहतर स्थिति में होते, बहुत सारे आविष्कार हो गए होते, बहुत सारी नई नई तरक्कियां, ज्ञान हासिल कर लिया होता। लेकिन वो किया नहीं, अपनी गप मारते रहे और देश का नुकसान करते रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब बहुत वक्त हो गया, इतने 1000 साल हो गए, दुनिया में जितने भी गुलामी के दौर थे सब खत्म हो गए। भारत का जात पात खत्म नहीं हुआ, हर बार वो नए स्वरूप में आता है, और शायद और अगले 1000 साल तक मुझे नहीं लगता कि वो खत्म होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो उस कास्ट के सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं, जिन्होंने प्रिविलेज लिया है उस कास्ट सिस्टम का, जिसको उनको फ़ायदा हुआ है, अब वो धीरे धीरे उस बात को समझे जी, उस प्रिविलेज को थोड़ा छोड़े, देश की तरक्की के बारे में सोचे, दुनिया में मानवता के बारे में सोचे, कल्याण के बारे में सोचे, और ये माने कि कुछ गलत हुआ है इतिहास में, उसको करेक्ट करने की अब ज़रूरत है। इसलिए जब तक आपके अंदर वो एक तरह का अफसोस नहीं आएगा, आप कभी देखें भारत में, कभी भी भारत के जो ऑपरेसर्स हैं, जो ऑपरेसर्स कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट हैं, उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पे माफ़ी नहीं मांगी। अमेरिका में तो जॉर्ज फ्लॉयड को जब मारा गया तो वो नीचे एक पैर पे बैठ के नीचे पुलिस वालों ने माफ़ी मांगी कि वी आर सॉरी। जातिवादी कभी माफी कभी नहीं है ऐसा किया। मैं तो बल्कि वो मानते भी नहीं है कि हम, मैं तो चाहता हूँ कि भारत में कभी, मैं एक रामलीला मैदान है दिल्ली में, उधर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करूँ और मैं आह्वान करूँ भारत के सभी सवर्णों से कि आप आएँ और हमारे लोगों से माफ़ी मांगिए कि कितना बुरा हमारे लोगों के साथ में हुआ है। हमारी महिलाएं छाती नहीं ढक सकती, उनको टैक्स देना पड़ता था, नांगेली ने छाती काट दी, ले मैं टैक्स मर जाना पर ये गुलामी नहीं सहनी। हांडी टांग के चल रहे हैं, आज भी रिजर्वेशन के नाम पे, मेरिट के नाम पे ताने सुनते हैं, कितना कुछ झेलते हैं, कोटा वाला है, कोटा वाला है। तो आपने हमारे लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसका एक अच्छा जाएगा। आप नेपाल मांग रही ना संसद, वहाँ की ऑफिशियली वो जो है वो अपोलोजाइज कर रही है लोगों से, और इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि पुरुषों को माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से, कि दुनिया की सबसे बड़ी, साइमन दे बुआ का शायद ये कोट है कि अगर कभी महिलाओं के लेबर का अगर प्राइस लगाया जाएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, कि उनके लेबर को आपने वैल्यू नहीं किया, उनको आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया। तो पुरुषों को माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। वैसे ही जो बेनिफिशरी, जो ओप्रेसर्स कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी ऐसा करना चाहिए। और अभी देखो अच्छे संकेत तो हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं विद इन कम्युनिटीज़। देयर आर वेरी गुड पीपल फ्रॉम दी अपर कास्ट पीपल। वो आके समझते हैं, हम क्योंकि इंटरेक्शंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज है। वो पॉजिटिव चेंज है, इसलिए हमको इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई भी दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा सब कुछ नेगेटिव ही है, नहीं, देयर आर गुड पीपल, दे आर सपोर्टिव, some of the people are doing really good for the communities, they have caste sensitization, they are sensitive towards communities and we welcome them। क्योंकि कास्ट को जिसने बनाया है उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। आप विक्टिम से ही कह रहे हो कि आपने वो ख़त्म करना है, तो मैं उसका ऑपरेसर भी सह रहा हूँ, मैं उसका ऑपरेशन सह रहा हूँ, उसकी पीड़ा सह रहा हूँ, झेल भी रहा हूँ, अपने आप को किसी तरह सर्वाइव भी कर रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी लड़ाई भी, जवाबदेही भी आपकी ही बनती है। ब्लेम द विक्टिम, है ना, तो वो जिम्मेदारी भी मेरी नहीं। आप उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हो, आपको उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब आपको आगे आना चाहिए कि भाई बहुत हो गया ये व्यवस्थाएं, आप जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के नाम पे, भाषा के नाम पे, या कोई भी किसी तरह का रेस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं चलना चाहिए।
हमें एक ऐसा बेहतर समाज बनाना चाहिए जहाँ सब लोग बराबर हों। जो हमारे गुरु रविदास कहते थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को आन, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो जो बेगमपुरा जैसा हमारे गुरु बनाना चाहते हैं, मतलब जहाँ कोई तकलीफ ना हो, जहाँ कोई शोषण ना हो, ऐसा ही फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में आर्टिकल्स डाल के, फंडामेंटल राइट्स डाल के हमारे को प्रबुद्ध भारत की कल्पना देते हैं कि एक ऐसा भारत होगा जहाँ पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग होंगे, वो जात पात को ना माने। तो हमें वैसा समाज बनाना चाहिए। अगर आप हमारे समाज की तरक्की चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं, अगर आप देश के दुश्मन हैं, तो फिर खुश रहिए, फिर तो आपका कुछ किया नहीं जा सकता। इस बात पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने मूक नायक का भी जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर, वो अच्छा एग्जाम्पल था कि मतलब इश्तिहार भी नहीं छापा तिलक ने अपने पब्लिकेशन में। और अब हम देख रहे हैं कि इतने सालों बाद मीना कोतवाल निकाल के लाई थी वो मूक नायक, उनका एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत दिक्कतें झेली हैं उन्होंने। आसान तो नहीं है, इतना फंडिंग नहीं हो पाता है, सब्सक्राइबर मॉडल चलता नहीं है भारत में किसी वजह से। हमने बहुत बड़े बड़े इदारों में भी ये बात देखी है, जैसे वायर हो गया या बाकी, ब्रेक इवन बहुत होगा, हो नहीं पा रहा है या लॉस में चल रहा है। लोग जुड़ना, तो बातें तो अच्छी लगती हैं लोगों को, लेकिन फिर उसके लिए पे नहीं करना चाहते। अगर जो कोट एंड कोट अग्रिम तबके हैं, प्रिविलेज कास्ट ग्रुप्स हैं, ये लोग अपना नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी ऐसे 2 प्लेटफॉर्म्स के बानी हैं, तो आपके लिए कितने चैलेंजेस होते होंगे? मतलब मुझे इमेजिन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं अपना पॉडकास्ट चलाने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है, आप इंडिया में बैठ करके कैसे इसको चला रहे हैं, जबकि मूक नायक, मीना कोतवाल बहुत झेल रही हैं वो, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े पब्लिकेशंस हैं या यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो इस मीडिया इकोसिस्टम में फिर आप लोग कैसे टिक पा रहे हैं? देखो, कम्युनिटी मीडिया अपने आप में आज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी हमारे बारे में कोई बात करता नहीं, तो हम अपनी बात खुद कर रहे हैं। तो देर आर नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी, दे आर कमिंग अप, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया एज ए टूल एंड डूइंग जर्नलिज्म ओवर सोशल मीडिया। तो अभी एक तो ये है कि टीवी चलाना सबके बस की बात नहीं, अखबार चलाना सबके बस की बात नहीं, तो छोटे सेटअप से भी हम कुछ कुछ काम कर पा रहे हैं, और उसका हमें बेनिफिट भी हो रहा है कि हम एक अपनी पहचान बना पा रहे हैं। अब मीडिया में काम करके छोड़ के बेरोजगार होकर हम इधर काम कर पाए, तो वो सोशल मीडिया का बेनिफिट भी हुआ। जब उसको आप लॉन्ग रन में एक मीडिया के तौर पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आपके पास टीम हो, आपके पास में ज़्यादा लोग हों, ताकि आप ज़्यादा कवरेज कर पाएँ, अलग अलग एरियाज़ में जा सके, तो वो एक चैलेंज बन जाता है। अब आपको अच्छा कैमरा चाहिए, आपको एडिटिंग मशीन चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, और उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कम्युनिटी मीडिया के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, क्योंकि मीडिया सिर्फ चलता है एडवर्टीज़मेंट और स्पॉन्सरशिप से, हमें कभी भी कोई स्पॉन्सर और एडवर्टाइज नहीं करता, क्योंकि वो हमारे साथ तो आना ही नहीं चाहते, कोई भी ब्रांड एसोसिएट नहीं होना चाहता। कभी छोटे छोटे हमारे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कोई नॉमिनल सा कोई स्पॉन्सर कर देता है किसी इवेंट को, लेकिन कोई बड़ा स्पॉन्सर हमारे को, कॉरपोरेट फंडिंग हमारे को नहीं होती। और दूसरा क्या है कि जो हम काम करते हैं, जो जैसे मैं अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या उस पर कॉमेंट्री कर रहा हूँ, जैसे वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमेन या वायलेंस क्राइम अगेंस्ट दलित, या किसी जगह कुछ इस तरह की बात हुई है, उन स्टोरीज़ को यूट्यूब और फेसबुक भी सेंसिटिव कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये जो है वो इसको हम मोनेटाइज नहीं कर सकते। एडवर्टाइजर्स आर नॉट हैप्पी विद इट, वो उसको येलो आइकन दे देते हैं, उस पर फिर मोनेटाइजेशन नहीं होता है हमारा। तो मोस्टली हमारा उधर से भी रेवेन्यू नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर काम हम वही कर रहे होते हैं ना, तो उधर से भी हमारा रेवेन्यू का कोई सोर्स है नहीं। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो डेमोक्रेटाइजिंग स्पेसेस थे यूट्यूब वगैरह, वहाँ पर भी अगर यही सब रिस्ट्रिक्शंस No, they are helpful, but they are not fully democratized as far as you talk about caste. Because when you put tag word लिखा आपने, hashtag लिखा, अब जैसे मैं चमार जाति का इतिहास पे कोई वीडियो बनाऊँ, या भंगी समाज के बारे में कोई वीडियो बनाऊँ, डोम समाज के बारे में बनाऊँ, उन वर्ड्स को आप जैसे ही टैग में डालेंगे, वो उसको सेंसिटिव कैटेगरी में डाल देगा। तो एक तरह का डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग वहाँ एल्गोरिदम में भी, मतलब देयर इज काइंड ऑफ दैट इफ यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आप हम हमारे वो काम का हिस्सा है, हम जिस मोहल्ले में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, जिस जाति के लोग हैं, तो उस बारे में बात भी करेंगे, हमारी बात भी होगी। भाई मैं एनसीआरबी का डेटा कोट करूंगा ना कि साल में जो है वो 60,000 केस दर्ज हो गए एनसीआरबी में, महिलाओं के खिलाफ इतने हो गए,
तो वो उसको तुरंत सेंसिटिव डाल देगा, वहाँ से हमारा रेवेन्यू बंद हो जाता है। इवन दो वी हैव मेट यूट्यूब मेंबर्स मेनी टाइम, बट देयर इज़ नो सॉल्यूशन, वो उसमें कुछ हमको हाथ लगाने। फिर हमारे पास आता है कम्युनिटी सपोर्ट। तो यस, पीपल डू रीच आउट, बट वो डोनेशन वन टाइम होता है, बड़ा डोनेशंस नहीं मिलता। और उस डोनेशन से आपने मान लिया, मान लिया किसी ने 5 लाख रुपया दे दिया, आपने एक कैमरा खरीद लिया, ख़त्म हो गए 5 लाख रुपये, फिर उसके बाद क्या? तो बहुत ही स्ट्रगल है उसको मेंटेन करना। अब हम अपना ऑफिस चलाते हैं नोएडा में, हमें पता है कि कैसे उसको खर्चा निकालते हैं, सैलरीज निकालते हैं। कई बार नहीं होती सैलरीज, एम्प्लॉय कई बार गुस्सा होकर चला जाता है कि क्यों चला रहे हो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो किसी तरह उसको मेंटेन करते हैं। ये जो पूरा कम्युनिटी जर्नलिज्म है, अगर मैं इसको मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से देखूं तो आप काम ही नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉन प्रॉफिटेबल, इसमें कहीं आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसमें कोई उस तरह का बड़ा फंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि फंडिंग के लिए भी आपको उस लॉबी का हिस्सा होना पड़ता है। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट लॉबी यू माइट गेट, if you have that connection, if you have that kind of exposure to those funders, तो you will get the funding easily, है ना। अब मीना को शायद 3 करोड़ रुपए का फंड मिला था या एमपीएस से, तो वो कुछ नेटवर्किंग का भी उसमें मदद होता है, लेकिन वो हर किसी के लिए वो नहीं होता, वो किसी को, हर किसी को वो चीज़ नहीं मिलती है। तो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उस पूरे माहौल में। कभी कभी लगता है कि अब शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि जो कम्युनिटी जर्नलिज्म है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसका कितना इम्पैक्ट है कम्युनिटी पे, तो देखो थोड़ी हिम्मत तो मिलती है। लेकिन पैसा चाहिए होता है काम करने के लिए। मनी टर्न्स योर आइडियाज इनटू रियलिटी, दैट्स अ फैक्ट। वी ऑल सफ़र द रिसोर्स क्रंच, किसी तरह मैनेज हो रहा है। कभी पैसे होते हैं तो काम कर पाते हैं, कि कभी नहीं होता है तो बैठ जाते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्री बनी, आधी बनी, अभी बाकी शूट करने के पैसे ही नहीं है, एडिट कराने के पैसे ही नहीं है। तो मुझे लगता है सभी का हमारा ऐसा ही चल रहा है। कम्युनिटी की सपोर्ट है नो डाउट, लेकिन वो इतनी नहीं है कि हम एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस जो है उसको इस्टेब्लिश कर पाएँ। वो उतनी सपोर्ट नहीं है, तो किसी तरह काम चल रहा है यार। मतलब मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि अब मैं कितने दिन काम कर पाऊँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमको नहीं पता कि कब वो चैनल बंद हो जाए, कब उसको सरकारी बंद कर दे। आजकल किसी के भी चैनल को बंद कर दे रही है सरकार। वो तो अभी आईटी रूल्स में संशोधन हो रहा है, किसी को भी आके बंद कर देते हैं, तो वो भी खतरा है। कब आके ऑफिस में घुस के कोई हमारे कैमरे तोड़ दे, कंप्यूटर तोड़ दे, यू नेवर नो, दैट इज द सिचुएशन देयर। तो बस बाबा साहब का नाम है, वही एक प्रेरणा है कि ऐसा लगता है कि यार उन्होंने भी जब मूक नायक निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला, कई अखबार, 5 अखबार उन्होंने निकाले थे, तो उनके सामने भी यही समस्याएं थी। और वो एक रीज़न है कि आज वो अखबार जिंदा नहीं है, नहीं तो बाबा साहब की लेगेसी भी जिंदा होती है। वो भी आज छपने चाहिए थे, नेशन वाइड वो मीडिया बन जाने चाहिए थे। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, बाबा साहब का एक मूल मंत्र सबको दिया हुआ है। मैं आखिर में आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब भी जैसे भीमा कोरेगांव वाला मामला हुआ, एल्गार परिषद वाले केस में उमर खालिद आज तक जेल में बैठे हुए हैं, कोई बेल वेल कुछ नहीं मिला, 6 साल हो गए अब तो। और भी बहुत सारे लोग, रोना विल्सन हो गए, गौतम नवलखा हो गए, बहुत सारे लोग उसमें भीमा कोरेगांव वाले मामले में, क्योंकि वहाँ पर श्रद्धालु के तरह पहुँचे थे। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, हर साल लोग जाते हैं, लेकिन इस बात से जो है जातिवादियों को आपत्ति होती है, ये कहा जाता है। स्टेट का जो रिएक्शन आया, इससे क्या दलित बहुजन समाज को भी एक मैसेज गया है? क्या आप लोग थोड़ा सा प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि आप थोड़ा संकोच में है कि अगर हमारे साथ अगर कोई सॉलिडारिटी दिखा रहा है, उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? नो डाउट, नो डाउट। देखो गवर्नमेंट जो है जब आपको आपकी जाति का काम करने दे रही है तो सब कुछ ठीक है, आप वही करो, फिर हल्ला मत मचाओ। मत मांगो कि मुझे जो है गटर में उतरते वक्त मास्क चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, मत मांगो। आप जो काम किया है उसको करो, गुण गाओ हमारे, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप भागीदारी की बात करते हैं, आप न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो सरकार को दिक्कत है। यही उनकी फिलॉसफी का कोर है। और इसमें जिन भी एक्टिविस्ट के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, एक तो जो भीमा कोरेगांव है वो दलितों के लिए एक बड़ा प्रेरणा का केंद्र है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो वहाँ गए तो उन्होंने उस पिलर को जो है इसी तरह से पेश किया। वो लोगों में कॉन्फिडेंस भरना चाहते थे कि भाई देखो आप जो हैं वो शूरवीरों की औलाद हो, 28,000 और 500 का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उन्होंने उनकी सेना को हरा दिया। तो बहुत बड़ी बात है। तो जो समाज अपने आप को वंचित मानता है, दबा कुचला मानता है, उसमें कॉन्फिडेंस आया। तो अभी भी उसको सब लोग देखने जाते हैं। पिलर को अंग्रेज़ों का बनाया पिलर है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक तो पूरे उस आंदोलन को बदनाम किया गया
कि जो भीमा कोरेगांव, अब आप भीमा कोरेगांव डालेंगे तो आपको वो केस ही आएगा, डिजिटली आप देखोगे, कुछ भी गूगल करोगे तो वो केस आ जाएगा भीमा कोरेगांव का। तो आपने उस पूरे जो लोगों का स्पिरिट था, जो स्ट्रगल था, उसको जो वैल्यू करे थे, आपने उसको बदनाम कर दिया, है ना। अब 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन आपने बाबरी मस्जिद पे हमला करा दिया। हाँ। तो उन डेट्स का भी महत्व है। ये कभी कभी हमको लगता है कि आप जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हो ताकि हमारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको बदनाम किया जा सके। ये साजिश हो सकती है बिल्कुल। तो जिन लोगों पर भी कार्रवाई हुई वो क्लियर मैसेज था कि चुप हो जाओ, जो भी आप बोलोगे उसको या तो गोली मार दी जाएगी, है ना, या फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पे NSA लगा दिया जाएगा, आपकी आजकल तो बुलडोज़र चल रहा है ना, सेलेक्टिवली वो बुलडोज़र कर देते हैं दलितों के, मुसलमानों के घरों को कभी भी आके उठा के डाल देते हैं। तो क्लियर मैसेज है कि चुप हो जाओ, नहीं तो आपका हाल यही होगा। अब मतलब सैकड़ों हज़ारों दलित जो हैं अंडर ट्रायल, सबसे ज़्यादा हमारे लोग जेलों में भरे हुए। आप जब डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं जो बेचारे छोटे छोटे क्राइम भी नहीं होंगे, ऐसे नाम लगा दिया जेल में पड़े हुए। एनकाउंटर यूपी में बहुत जितने हुए हैं, उसमें नेहा दीक्षित की स्टोरी थी, ज़्यादातर मुसलमान और दलित ही हैं। दलित ही हैं। गो लिंचिंग में जो है, ये गो वाले पे मॉब लिंचिंग होती है, इसमें नॉट ओनली मुस्लिम्स बट दलित आल्सो, दलित्स आर आल्सो सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटी एंड वायलेंस। वो है ये कि भाई उस पर कभी कभी बात नहीं होती है, उसको बड़ा नॉर्मलाइज सा हो गया ना, दलितों के खिलाफ वायलेंस बहुत नॉर्मलाइज हो गई है, हज़ारों दलित मर रहे हैं, बहुत मतलब रोजाना 10 दलित महिलाओं से रेप हो रहा है, तो उनको लगता है कि नॉर्मल सी बात है। तो वो मैसेज देने की कोशिश तो हुई है, और सॉलिडारिटी रखने वाले समुदायों को भी ये बताने की है कि भाई अगर आपने इस तरह का काम किया तो फिर आपका यही हाल होगा, जेल में ही जो है ना वो मार दिए जाओगे, उधर ही जो है सड़ा के आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सीधा सीधा सा मैसेज है, जो उनकी फ़िलॉसफी को चैलेंज करेगा उसको वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे वो जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है जी। हम बुद्धा के फॉलोवर हैं, नॉन वायलेंट लोग हैं, कलम की ताकत पे यकीन रखते हैं, तो वही एक तरीका है विरोध करने का, अपनी आवाज़ उठाने का। अगर कुछ बहुत बुरा होगा तो ठीक है, मतलब वी हैव नो सिक्योरिटी, वी हैव नो गारंटी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बच भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मारना है तो मार दो यार, हमारे तो पुरखे इतने सालों से मरते ही आ रहे हैं, एक और सही। सुमित चौहान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप तशरीफ़ ले आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू सो मच।